नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें एक तरह से पूरे वीक का जो राउंड अप होता है वो लेकर आते हैं और हर खबर का यहां पर बारीकी से विश्लेषण भी करते हैं। और आज जो सिलसिला है वो भी यहां पर ऐसा ही जारी रहेगा और सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं होमेंट्स के फाउंडर मोहित मित्तल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। धन्यवाद अभिषेक जी। और चलिए सर से चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार यहां पर देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें, यानी कि आज हम लोग अपने शो में कौन कौन सी खबरें जो हैं वो शामिल करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी डीडीए बेचेगा प्लॉट्स। जी हां, कितने प्लॉट्स होंगे, किस तरह के प्लॉट्स होंगे, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर बात होगी लैंड डील्स में कौन आगे है। यहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में कई लैंड डील्स हुई हैं, लेकिन कौन सा शहर यहां पर सबसे आगे रहा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद रुक करेंगे दुबई का। दुबई में अब सस्ता घर मिलेगा, क्या ये पॉसिबल होगा? एक नया नियम आया है, लेकिन नियम जो होगा उससे किसको यहां पर आसानी होगी, कौन दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना आसान होगा, किसके लिए आसान होगा, ये समझेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे बिल्डरों से रेरा करेगा यहां पर रिकवरी, क्या मामला है पूरा, उसको भी यहां पर हम लोग समझेंगे। और साथ में चर्चा करेंगे 10% रकम देकर यहां पर आपको घर मिल सकता है। जी हां, बिल्डर्स को लेकर यहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनी है उसको लेकर भी यहां पर आज चर्चा होगी और कई और सारी खबरें होंगी, तो उसका भी हम लोग यहां पर विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज पहली खबर से। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिल्ली में अपने 140 से ज्यादा प्राइम प्लॉट्स और प्रॉपर्टीज को ई ऑक्शन के लिए रखा है। इसमें सिर्फ रेसिडेंशियल प्लॉट ही नहीं बल्कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल जमीन, दुकानें, पार्किंग और कुछ खास प्रोजेक्ट्स भी यहां पर शामिल हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो होगी वो ऑनलाइन ई ऑक्शन के जरिए होगी। बोली लगाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन और अर्नेस्ट मनी यहां पर जमा करनी होगी। जमीन अलग अलग कैटेगरी में है, जिससे डेवलपर्स और निवेशकों को कई सारे ऑप्शंस यहां पर मिलेंगे। कुल मिलाकर डीडीए इस कदम से दिल्ली के रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने और अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश यहां पर कर रहा है। सर, डीडीए प्लॉट्स के लिए दिल्ली में किस तरह का ये रुझान यहां पर देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, दिल्ली में काफी सालों से स्कैर्सिटी है, लैंड की स्कैर्सिटी है और डीडीए काफी स्कीम लॉन्च करती है। पिछले साल भी उससे स्कीम लॉन्च किया था और काफी अच्छा रिस्पांस आया। जब से नोएडा अथॉरिटी ने रिजर्व प्राइस पर ई बिडिंग स्टार्ट किया ऑक्शन का, उसी मर्ज पर देखोगे आप, हरियाणा गवर्नमेंट हो, हुड्डा हो, क्या पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, सबने स्टार्ट कर दिया ई ऑक्शन करने का। ये ऑप्शन से फायदा क्या होता है, ऑलरेडी डिसाइड रिजर्व प्राइस डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिर आप प्राइस की बिडिंग करते हो। इससे होता क्या, रेवेन्यू काफी इंक्रीज होती है। हमने हाल ही कुछ सालों में देखा है, हर एक अथॉरिटी अब इस ई बिडिंग सिस्टम में जा रही है और दिल्ली जैसे शहरों में जहां पर काफी लैंड की स्कैर्सिटी है, और आज की डेट में आप देखोगे, पहले ही बहुत सारे डेवलपर एक साथ होते थे, लेकिन अब आज की डेट में ए लिस्टेड डेवलपर ही मार्केट में उतर रहे हैं और कंसोलिडेशन देखेंगे, 50% वही डेवलपर लैंड की बिडिंग करते हैं और लैंड खरीदते हैं। और पिछले साल भी हमने देखा था लैंड के प्राइस से डबल, रिजर्व प्राइस से डबल के भाव में बिका था। तो डीडीए इस अपॉर्चुनिटी को फायदे में बदलना चाहती है अपनी। जैसे एग्जांपल रोहिणी, द्वारका, नरेला, राजेंद्र नगर, इस एरियाज में रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, इंडस्ट्रियल हो, और ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए या बड़े डेवलपर्स के लिए काफी सुनहरा मौका है। दिल्ली राजधानी है हिंदुस्तान की और यहाँ पर आज भी डिमांड काफी ज्यादा है। अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करें, डीडीए में दिल्ली के अंदर आज भी डिमांड काफी ज्यादा रहती है, लेकिन क्योंकि लैंड नहीं है, प्रोजेक्ट्स आ नहीं पा रहे, इसकी वजह से गुड़गांव जैसे मार्केट या नोएडा जैसे मार्केट में काफी डिमांड रहती है। लेकिन हाँ, इसका मतलब नहीं है ये प्राइसेस सस्ते बिकेंगे, फ्लैट सस्ते बिकेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ती बिकेगी। प्राइसेस ये ऑलरेडी स्काई रॉकेट प्राइसेस में ऑलरेडी बिडिंग हो रही है। तो ये हो सकता है कि जो बायर, वहां के जो बायर्स हैं जो रहते हैं वेस्टर्न दिल्ली के अंदर या साउथ दिल्ली के अंदर, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नए अपार्टमेंट्स आएंगे, नए एमिनिटीज आएगी, तो वो अपग्रेडेशन में जाएगा और लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन में जाएगा। और हाँ, इन डेवलपर्स के जो बिडिंग कर रहे हैं, काफी डेवलपर ने इंटरेस्ट शो किया है, बड़े डेवलपर्स, ए लिस्टेड डेवलपर्स, और पैन इंडिया से आ रहे हैं, जहां की नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया के डेवलपर्स भी यहां पर रुख दिखा रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मेरे पास काफी अच्छा निवेश का मौका है और आई थिंक ये प्राइसेस और बढ़ाएंगे। सर, जैसे कि आपने बताया सर, कीमतें जो होंगी वो स्काई रॉकेट हो जाएंगी। ऑब्वियसली बात है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपने इसका जिक्र भी किया कि कीमतें आगे चल के बहुत बढ़ेंगी और बड़े डेवलपर्स यहाँ पर आएंगे। सर, ऐसे में मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर कोई स्कोप बनता हुआ आपको दिख रहा है कुछ? देखिए, मिडिल क्लास के लिए डीडीए अथॉरिटी ही निकाल सकती है अपने फ्लैट।
वही आपको बिडिंग करके आज के डेट में वही लकी लकी ड्रॉ के तहत ही मिल सकता है। जो प्राइवेट डेवलपर जो लैंड प्राइसेस ले रहे हैं, उस लैंड प्राइसेस में लेने के बाद वो अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टी लॉन्च नहीं कर सकते वहां पर, वो लग्जरी ही लॉन्च करेंगे वहां पर। लग्जरी ही वहाँ पर लॉन्च होंगी और बड़े बिल्डर्स और वहाँ पर आएंगे। अल्टीमेटली जो फ़ायदा फिर होगा, जो बायर्स होंगे उसके बाद जो फ्लैट्स और जो घर खरीदेंगे उनको वहाँ पर मिलता हुआ दिख सकता है। सर अगर अगर बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि सड़क हो गई, पानी हो गया, बिजली वगैरह हो गया, ये सर वहाँ पर पहले से ही अवेलेबल होंगी? ऐसे जो प्लॉट्स जो यहाँ पर आएंगे बिडिंग के जरिए, उनमें ये बुनियादी जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल होगी कि उसके लिए भी थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी बायर्स को? देखिए, जो जिस एरिया में लॉन्च करने वाले डीडीए प्लॉट, वो द्वारका शहर है क्या, रोहिणी है आपका, वो ऑलरेडी डेवलप टाउनशिप है, डेवलप सेक्टर से वहां पर ऑलरेडी, तो वहां दिक्कतें नहीं आएगी। हाँ, जो नरेला जैसे जगह में जहां लॉन्च करेगा, जो आउटस्कर्ट्स है दिल्ली के, वहां पर आपको बुनियादी ढांचा में दिक्कत आ सकती है, वहां थोड़ा टाइम लग सकता है। लॉन्ग टर्म विजन जिसके पेशेंस लेवल हो, जिसका वही प्रॉपर्टी ले वहां पर। और लेकिन द्वारका और रोहिणी ऑलरेडी स्टेब्लिश एरिया है, वहां ऑलरेडी प्राइसेस स्काई रॉकेटेड है और वहां ऑलरेडी काफी लोग रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वहां पर जो बुनियादी सुविधा है, जैसे रोड हो गया, सीवर लाइन हो गया, लाइट्स हो गए, इन चीजों में दिक्कतें नहीं आने वाली। सर छोटे व्यवसाय या जो व्यापारी होंगे और जो कमर्शियल स्पेस के लिए जद्दोजहद कर रहे होंगे, खरीदने चाह रहे होंगे, क्या उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा मौका रहेगा? देखिए, अगेन सर, छोटे निवासियों के, छोटे निवेश लोगों के लिए यहाँ पर मौका नहीं मिल सकता। उसका रीजन है ये बड़े लैंड पार्सल्स है जिनकी कीमतें काफी ज्यादा है। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अभी डीडीए कुछ सालों में लॉन्च करे तो फायदा है, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स एग्जांपल 50 लाख 1 करोड़, उनके लिए यहाँ पर अभी कोई जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन एक पहल यहाँ पर से की गई है डीडीए की ओर से, क्योंकि प्लॉट्स बहुत रेयर अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब लाया गया है तो फिर एक विश्वास भी बनता है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। फाइनेंशियल ईयर 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर में डील्स कम हुई हैं, लेकिन बड़ी यानी कि लिस्टेड कंपनियों की पकड़ और मजबूत हो गई है। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल में देश भर में 111 लैंड डील्स हुई, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के 143 डील से कम है, यानी कि बाजार थोड़ा सा यहां पर धीमा पड़ा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन 111 में से 54 डील्स लिस्टेड डेवलपर्स ने की है, जो आपकी लैंड डील्स की गई है उसका लगभग 49% है, यानी लगभग हर दूसरी डील बड़ी कंपनियों ने यहां पर की है। इन कंपनियों ने करीब 1433 एकड़ जमीन खरीदी, जो कुल जमीन का लगभग 48% है। इसका मतलब यह है कि छोटे डेवलपर्स पीछे हो रहे हैं और बड़े संगठित प्लेयर्स यहां पर बाजार पर कब्जा बढ़ा रहे हैं। शहरों में बेंगलुरु यहां पर सबसे आगे रहा, उसके बाद पुणे और एमएमआर है। वहीं एनसीआर और कोलकाता में बहुत कम डील्स यहां पर हुई हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि टॉप 7 शहरों में 45% नई हाउसिंग सप्लाई लिस्टेड और ग्रेड ए डेवलपर से आई है, जबकि एनसीआर में यह हिस्सा 66% तक पहुंच गया है। सर लैंड डील्स में गिरावट की वजह सर क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये हम लोग समझना चाहेंगे। अभिषेक जी, मेरे ख्याल से रिपोर्ट में कुछ मुझे गलत लग रहा है। गलत भी नहीं है रिपोर्ट, वैसे सही भी रिपोर्ट है, लेकिन लैंड डील कम जरूर हुई है, लेकिन लैंड जो प्राइसेस हुए हैं, कंसोलिडेटेड जो प्राइसेस है, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ सर, पहली यही है, लैंड मतलब डील फाइनेंशियल 200 ईयर के डील हुई लिहाज है। से जो नंबर ऑफ लैंड डील्स हैं वो कम हुई हैं, लेकिन हाँ प्राइसेस एप्रिसिएशन वो ऑब्वियस कम, बात है यहाँ पर हुआ होगा। ये जी प्राइस सेपरेशन हुआ, उस पे सर कंसोलिडेशन। अब दिक्कत क्या है, जो छोटे डेवलपर्स है वो बिड ही नहीं कर पा रहे। उसका रीजन है जी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके पास उतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। जहां हम लिस्टेड डेवलपर की बात करते हैं, ऑलरेडी पब्लिक फंड उनके पास पड़ा हुआ है, ऑलरेडी वो काफी सालों से वर्किंग है, तो उनके पास वो पैसे हैं, क्या वो लोन ले सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा एनसीआर में 66% ए लिस्टेड डेवलपरों ने लैंड डील करी है, वहीं बेंगलुरु जैसे शहरों में 50% लैंड डील ए लिस्टेड डेवलपरों ने की है। इसके दो मेजर रीजन है। पहला रीजन सर ये है कि आज की डेट में प्राइसेस स्काई रॉकेट होने की वजह से लैंड हर कोई ग्रैब नहीं कर पा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज सर ये है कि मार्केट में लोगों को कॉन्फिडेंस ए लिस्टेड डेवलपर के साथ ही है। आज की डेट में कोई भी निवेश, एनसीआर में काफी धोखाधड़ी होने के बाद आज वो विश्वास, लोगों का विश्वास नहीं है कि वो लोकल डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीदे, बिकॉज प्राइसेस सस्ते तो मिलते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं मिलती है। ए लिस्टेड डेवलपर का फायदा ये है कि डिलीवरी गारंटी मिलेगी मिलेगी, बिकॉज काफी सालों से, जब कोविड था, जब जीएसटी का हुआ, नोटबंदी हुई, कुछ भी दिक्कतें आई, लेकिन ए प्लस डेवलपरों ने डिलीवरी करी और क्लाइंट को एम्यूनिटी जो प्रॉमिस किए थे वो प्रोमिसेस अपने पूरे किए। मैं ये नहीं बोल रहा 100% किए, हाँ 99% किए, जो कि एक लोकल डेवलपर, लोकल शहर के डेवलपर है, उन्होंने डिलीवरी भी नहीं करी, तो एम्यूनिटीज की तो बात ही अलग है। इसलिए कॉन्फिडेंस ए प्लस डेवलपर का बढ़ा है। सेकंड इंपॉर्टेंट इज, जो प्राइसेस है उसको छोटे डेवलपर बिड ही नहीं कर पा रहे, खरीद ही नहीं पा रहे हैं। पहले के दौर पर जैसे अगर नोएडा की बात करें या किसी और शहर की बात करें, उन शहरों में क्या होता था, आपने 100 करोड़ की लैंड की डील करी, आपने 10 करोड़ रुपए एडवांस मनी पे किया और उसके बाद आपको 8 या 10 साल का किस्तों में पेमेंट करना पड़ता था।
अब वो सुविधाएं खत्म हो चुकी है, क्योंकि इतने डिफॉल्टर्स हो चुके हैं उसके बाद आज के डेट में आपको पेमेंट अपफ्रंट ज्यादा करनी पड़ रही है, या साल या 2 साल का पेमेंट टाइम ही आपको मिल पा रहा है। इस वजह से बड़े डेवलपर्स अब उसको ले पा रहे हैं। अगर हम देखें बड़े डेवलपर्स का रुझान देखें, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया पहले ए प्लस डेवलपर खाली 5 हुआ करते, 10 हुआ करते थे, लेकिन आज साउथ इंडिया के, वेस्टर्न इंडिया के डेवलपर्स भी रुझान दिखा रहे हैं। उसका रीजन है वैक्यूम। एक बहुत बड़ा वैक्यूम है उनके लिए। उनके पास आज डिमांड है, हाउसिंग डिमांड है, लेकिन हमारे पास कोई एल स्टेट डेवलपर नहीं है। एक प्रॉपर्टी जो क्वालिटी, कस्टम क्वालिटी की बात करें, वो डेवलपर नहीं है। इसलिए यहां पर आप देखोगे क्लीनिंग काफी हुई है। अगर पहली नोएडा गुड़गांव के अंदर 500 डेवलपर हुआ करते थे, अब वो बच के 100 हो चुके हैं, तो 400 डेवलपर क्लीन हो चुके हैं। और रेरा आने के बाद ये शक्ति काफी और बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से ये सही अनुमान है आपका। लैंड डील कम हुई है, लेकिन अगेन बोलता हूं कंसोलिडेशन अमाउंट बढ़ी है, तो प्राइसेस और बढ़े हैं। ओके सर। सर एनसीआर में अगर डील्स को देखें तो वहां पर भी कमी आई है, इसकी क्या वजह है और क्या मकानों की कीमतों में उछाल देखने को यहां पर मिल सकता है इसकी वजह से? सर देखिए, पहली बात है हाउसिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन वजह खाली यही है कि फॉर एग्जांपल जो लैंड की प्राइस है वो इतने ज्यादा है कि आज डेवलपर चाह के भी सस्ते में लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। और जो बायर्स, जो प्रॉपर्टी जो 2 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनमें काफी गिरावट आई है। डिमांड में गिरावट इसलिए आई है सर क्योंकि उनके खरीदार नहीं मिल रहे हैं आज के डेट पे। अगर हर एक प्रॉपर्टी 2 से 5 करोड़ में लॉन्च हो तो उसे खरीदार नहीं मिल सकते उसके। ओके सर, लेकिन वैसे जैसे बोला गया है कि यहाँ पर कि बड़ी लिस्टेड कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हावी होती हुई दिखी हैं, उनके पास ज़्यादा ऑक्यूपेंट यहाँ पर आए हैं, उन्होंने ज़्यादा लैंड डील्स यहाँ पर की हैं। सब क्या लगता है कि इनके ऊपर, हालांकि आप बोल रहे हैं कि डिलीवरी जल्दी करते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में ये भी होता है कि जो बड़े डेवलपर्स होते हैं जो लैंड डील्स कर लेते हैं, उसके बाद उनमें आगे चल के कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं और डिलीवरी करने में उनको टाइम लगता है। यहाँ पर क्या लग रहा है कि सर बड़े डेवलपर जो यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं और लैंड डील्स उनके लिहाज से और घरों के लिहाज से अगर देखा है तो वो सेफ है यहाँ पर, अगर सिर्फ उन्हीं का सबसे ज़्यादा पोर्शन यहाँ पर रहेगा तो? नहीं अभिषेक जी, मैंने कभी नहीं कहा कि डिलीवरी जल्दी मिलती है, मैंने कहा डिलीवरी कर देते हैं। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। सेकंड चीज, उनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा है, अपफ्रंट पेमेंट देने के लिए उनके पास ही पैसे हैं। जब आपके पैसे होंगे तभी आप लैंड डील कर पाओगे, उसके बाद ही लॉन्च कर पाओगे, मार्केटिंग कर पाओगे। अब वजह यह है कि उनकी प्राइसेस इतने ज्यादा है कि जो छोटे डेवलपर्स है, जो छोटे निवेश है कर, वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे उसके ऊपर। लैंड के प्राइसेस स्काईरॉकेट इसलिए है बिकॉज स्कैरसिटी हो चुकी है। अगर एनसीआर रीजन की हम बात करें, स्कैरसिटी इतनी बढ़ चुकी है आज डेट में कि हर कोई दौर पर ये जा रहा है कि मुझे लैंड मिल जाए। आज में लॉन्चेस आप देखोगे पिछले 1 साल 2 साल के अंदर लॉन्चेस बहुत कम हो चुके हैं। ऐसा नहीं डिमांड नहीं है, डिमांड है, लेकिन डिमांड मिड सेगमेंट की डिमांड है। जो मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टी आज फिलहाल 1 साल 2 साल के अंदर नहीं लॉन्च हो रही है। ठीक है, तो ये बात भी निकल कर आती है और रीजंस कई सारे इसके भी हो सकते हैं। चलिए रुक करते हैं दुबई का। दुबई में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए नए प्रॉपर्टी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टर रेसिडेंसी वीज़ा के नियम को काफ़ी आसान किया गया है। पहले नियम यह था कि अगर कोई व्यक्ति दुबई में 2 साल का रेसिडेंस वीज़ा लेना चाहता था तो उसे कम से कम 7.5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदनी जरूरी थी। अब ये न्यूनतम रकम की जो शर्त है वो यहाँ पर हटा दी गई है, यानी आप किसी भी कीमत की प्रॉपर्टी खरीदकर भी 2 साल का रेजिडेंस वीजा यहाँ पर पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तें अभी भी जस की तस हैं, यानी अगर पति पत्नी या पार्टनर मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हर व्यक्ति का हिस्सा कम से कम 4 लाख दिरहम होना यहाँ पर जरूरी है। सर डीएलडी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्योंकि दुबई एज एन रियल एस्टेट को देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट माना जाता है, बहुत ही लग्जरी मार्केट माना जाता है, बहुत ही लोग अलग अलग दुनिया, मतलब अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो वहां पर ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई? अभिषेक जी, ये कदम डेस्परेट कदम है। ये दिखाता है कि मार्केट में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है वहां पर। दुबई के अंदर सेंटीमेंट्स तो डाउन हुए हैं। पहले हम दुबई को सेफ बोलते थे वर्ल्ड के अंदर, जहां हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो कि चाइना हो, क्या कोई भी अदर कंट्रीज हो, वो सारे वहीं जाके रह रहे थे। एंड सेकंड चीज, ब्लैक मनी का व्हाइट बनाने का सबसे बड़ा तरीका था दुबई। तो इंडियन निवेशक में बात करें, 23% लोग निवेश करते दुबई के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा सब लोग करते थे, लेकिन हाँ डेटा ये कहता है कि ईडी रेट और इनकम टैक्स रेट पे ये नोटिस जो गए हैं अभी आज के दौर पर, वो कहलाता है कि लोगों ने वहां ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग करी है वहां पर, और अपने ब्लैक को पैसा भेजा, क्योंकि वहां दुबई के अंदर ब्लैक व्हाइट कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा ही होता है और विदाउट टैक्सेस होते हैं। तो लोगों ने टैक्स बचाने के चक्कर में वहां प्रॉपर्टी परचेज किया था। और ये भी कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग इंडिया छोड़ना चाहते थे और छोड़ के गए भी हैं। उनका रीजन है, उनको लग रहा है इंडिया काफी ज्यादा सेफ हेवन नहीं है, इंडिया में ये कर्फ्यू हो लगता है, इंडिया में ये दिक्कतें, इंडिया में टैक्सेस है, वो है। लेकिन
हाल फिलहाल के सिचुएशन पर, जो पिछले फरवरी एंड से मार्च से स्टार्ट हुआ, ये अब लोगों का रुझान आया कि भैया इंडिया से अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनको लगा कि इंडिया ही सब कुछ है, क्योंकि जो चीज दुबई में हुआ वो किसी को अनुमान नहीं था, ना आपको ना मुझे, कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन आज ये फेसेस करने के बाद ये अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है कि नहीं, हर चीज गारंटी नहीं है। और मुझे लगता है ये डीएलटी का एक डेस्परेट डील है, डेस्परेट कदम है, और कदम उठाना भी चाहिए था उनको, क्योंकि ट्रांजिशन काफी कम हो चुकी है मार्च के बाद। जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है, वार स्टार्ट हुआ ईरान और यूएस का, उसके बाद अगर हम देखेंगे 50 से 70% का गिरावट आई है। और दुबई का रियल एस्टेट जो सबसे बेहतर रियल एस्टेट था, उसमें काफी गिरावट आने की वजह से आज गवर्नमेंट को स्टेप लेना मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी दो चीजों में चल रही थी। पहली उनकी टूरिज्म, सेकंड दुबई का रियल एस्टेट। दुबई का रियल एस्टेट दुबई को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहा था, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए रीजन था। लोग आ रहे थे, लोग निवेश कर रहे थे, उसके साथ लोग वहां पर और भी इन्वेस्टमेंट करते। इसी रीजन से गवर्नमेंट ने वहां डिसाइडेड किया दुबई के कि इसको स्टार्ट किया जाए। मुझे लगता है साल 1.5 साल के अंदर सेंटीमेंट सही हो जाएगी तो सर कदम हटा भी देंगे लोग। तो जिसको डेस्परेट है, जिसको अपॉर्चुनिटी है, जिसको शिफ्ट करना है, जिसको निवेश करना है, जिसका एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, वही आज इस जो फैसला लिया गया उस पर फायदा उठाना चाहिए उन चीजों का। सर, कंसिडरिंग कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी हुई उसकी वजह से दुबई का बाजार जो है वो काफ़ी यहाँ पर इफेक्टेड हुआ था, उस चीज़ को सर ध्यान में रखते हुए जो निवेशक होगा, क्या इस स्कीम के बाद उसका विश्वास बढ़ेगा? क्या वहाँ पर असर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा इस नई स्कीम के बाद? सर 10 से 20% जो बायर जिसने ना, जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी देख रहे थे और मार्च के बाद उन्होंने ना किया था, सर 10 जो है 100% हिस्सेदारी है उसमें, 10 से 20% का मान सकता हूँ कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसका। क्योंकि विदाउट एनी एक है ना वो था पहले कि 7.5 लाख दीमन, 75 लाख, 7.5 लाख दीमन नहीं, आप 7.5 सॉरी 7.5 लाख दिरहम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। वो आज फिलहाल जीरो हो चुका है, वो रुकावट उसमें कैपिंग नहीं है उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से वहां फर्क मिलेगा आपको। ठीक है सर। वैसे स्कीम से क्या दुबई रेजिडेंट वीज़ा के लिए आवेदन बढ़ेंगे? लग रहा है कि क्योंकि एक दो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, एक तो आपको मतलब कम कीमत पे यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलेगी, छोटे घर खरीदेंगे आप, दूसरा रेजिडेंट वीज़ा वाला भी एंगल जोड़ा गया है यहाँ पर। क्या लग रहा है सर, रेजिडेंट वीज़ा भी यहाँ पर बढ़ेगा, आवेदन बढ़ेंगे उसके लिए? थोड़े बहुत आवेदन बढ़ेंगे सर, जो दुबई में रिलेशन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। थोड़े बहुत, मैं अगेन बता रहा हूँ, अभी सेंटीमेंट्स काफी खराब है, तो ये पॉजिटिव स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने। लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट वहां करना चाह रहे थे वो इसलिए कर रहे थे इन्वेस्टमेंट, उनको लग रहा है सेफ हेवन है दुबई। लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में, मैंने पिछले 2 महीने में देखा है, हमने दिखाया हमने कि काफी लोग वहां से मूव कर रहे हैं। जो कंपनीज थे उन्होंने भी वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है इतना फर्क नहीं आया दुबई रियल एस्टेट में भी साल 1.5 साल तक। सर, छोटे निवेशकों को वैसे में यहाँ पर फायदा मिलेगा जब ये सीमा जो कैपिंग थी वो यहाँ पर हटा दी गई है, क्या उनके लिए थोड़ा सा और किफायती हो जाएगा, प्रॉपर्टी खरीदना उनके लिए और आसान हो जाएगा, छोटे निवेशकों की अगर बात करें तो? बिल्कुल 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 आसान बनेगा सर। जो ऑलरेडी गोल्डन वीजा जो देख रहे थे, जिनको वीजा लेना था, रेसिडेंट वीजा लेना था, वही निवेश करेंगे, मैं अगेन बता रहा हूं आपको। लेकिन इसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। छोटे निवेशक काफी डर होता है उनके अंदर, और डर है दुबई के अंदर अभी। और मुझे लगता है दुबई रियल एस्टेट में अभी आप और भी स्टेप देखोगे, अभी डेस्परेशन आपको और भी दिखेगा, कुछ और भी चीजें देखोगे। तो जो भी दुबई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो एक दो महीना और वेट कर ले, सिचुएशन थोड़ी और बदलेगी और अच्छी सिचुएशन आएगी। एक्चुअली मेरे क्वेश्चन का सर आंसर आपने दे दिया। मैं पूछने वाला था कि अभी मौका सही है करने का या फिर उसमें थोड़ा सा इंतजार करना यहाँ पर ज्यादा सही होगा। खैर, आपने उसके लिए अभी हाई रिस्क है, अभी हाई रिस्क है। ये सब डिपेंड करता है यूएस और ईरान की वार पर डिपेंड करता है। अगर वार और मतलब कि जो अभी रुकी हुई है, अगर वो बढ़ती है तो रिस्क इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी और आपके पास लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी। ओके, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर निवेश करने की सोच रहे हैं दुबई में, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखें, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है रियल एस्टेट बाजार में दुबई के यहाँ पर। चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि यूपी रेरा की ओर से डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ अब तक लगभग 6,776 रिकवरी सर्टिफिकेट यानी कि आरसी जारी किए गए हैं, लेकिन अप्रैल 2026 तक इनमें से करीब 50% की वसूली नहीं हो पाई है। इसके चलते लगभग 2,000 करोड़ की राशि जो है अब भी बकाया है और होम बायर्स अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गौतम बुद्ध नगर यानी कि जीबी नगर में सबसे ज्यादा 3,154 आरसी जारी हुए हैं, जिनमें से 1,178 अभी भी लंबित हैं। लखनऊ में 1,843 आरसी जारी किए गए हैं, जिनमें से 453 लंबित हैं। वहीं गाजियाबाद में
1175 आरसी जारी किए गए हैं और 479 मामले यहां पर अभी भी पेंडिंग है। हालांकि यहां रिकवरी की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। पूरे राज्य में कुल 10,852 मामलों में से 4,063 मामलों में भी अभी तक वसूली नहीं हो सकी है, जो सिस्टम की धीमी प्रक्रिया को भी यहां पर दर्शाता है। सर, इस पूरे मामले को सर पहले आप बताइए कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, यूपी रेरा मैंने पिछले शो में भी आपके काफी शो में बताया कि जब तक वो सख्ती नियम नहीं बनाएगी तब तक इन बिल्डरों को कुछ होगा नहीं। कुछ बिल्डर रेरा को बिल्कुल समझते नहीं कुछ भी, और होम बायर के साथ काफी परेशान करते होम बायर्स को। मुझे लगता है कि अभी भी गवर्नमेंट को यूपी रेरा को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा। जैसे महारेरा है, जैसे मैं अगेन पहले बताता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मैंने महारेरा को जिस तरह करते हुए काम करते हुए देखा है, उतना मैंने यूपी रेरा या हरियाणा रेरा या पंजाब रेरा को नहीं देखा है मैंने। अभी भी रिकवरी सर्टिफिकेशन भेजा है। हाँ, गवर्नमेंट काफी मजबूती कर रही है, सर्टिफिकेशन इशू कर रही है, लेकिन उसका पालन करना, उस पर एक्शन लेना, वो राज्य सरकार का और गवर्नमेंट का नेतृत्व बनता है। और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, प्रॉपर्टी अटैचमेंट करनी चाहिए उनकी, और उनको सेलिंग राइट से बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए इन डेवलपर के साथ। अभी कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, यूपी रेरा अपने पहले चीजों में काफी बदलाव लेके आई है। जैसे एग्जांपल, अब एजेंट का भी रेरा नहीं मिलता यूपी के अंदर विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट सर्टिफिकेशन। और भी कुछ सख्ती नियम लेके आई है डेवलपर के खिलाफ। आप एडवर्टाइजमेंट ऐड दोगे तो आपको यूपी रेरा मेंशन करना पड़ेगा, अगर नहीं करते उसके पेनल्टी है। ऐसे बहुत चीजें हैं जो यूपी रेरा एक्ट के अंदर था लेकिन पालन नहीं हो रही थी। और पिछले साल 2 साल के अंदर जब से भूषण जी चेयरमैन बने हैं रेरा के, काफी एक्शन लिया गया है ऑन ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार। और मुझे लगता है साल 2 साल के अंदर और चीजें बदलेगी। सर, इस वजह से इससे पहले रेरा के ऊपर कई सारे सवाल भी उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर टिप्पणी की है, कई बार वो बोला है कि वो बिल्डर को ही यहाँ पर ज़्यादा फेवर करते हैं। सर, ऐसे मामले, ऐसे जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी यहाँ पर जब ऐसे फैसले, ऐसी टिप्पणी जब आती है, तब भी क्या लगता है कि रेरा अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा संकोच कर रहा है, जो सख्ती उसको वाकई में करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, और इन केस अगर वो करे तो उसमें और क्या इम्प्रोवाइजेशन आप देख रहे हैं कि उनको ये कदम उठाने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद काफी रेरा में काफी बदलाव आया है। और एंड ऑफ द डे जुडिशरी, हमारी रेरा भी जुडिशरी के अंडर आती है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आती है एंड ऑफ द डे। क्योंकि फैसला तो एक्ट बना है, कानून बना है, और उसका कानून के खिलाफ अगर वो जाता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ही उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइट सिचुएशन अभी नहीं बनी है। गवर्नमेंट को तो क्या, रेरा को थोड़ा और सख्ती नियम दिखाना पड़ेगा, जो सख्ती नियम नहीं दिख रही है अभी। कई बायर्स का मैंने पूछा था, रेरा फैसला तो जरूर आता है, लेकिन फैसला आने के बाद जो उनको न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय में काफी टाइम लग रहा है। तो मुझे लगता है अभी भी कुछ समय और देना चाहिए रेरा को। जिस तरह सर्टिफिकेशन इशू हुआ, पहले तो बिल्डर के खिलाफ सर्टिफिकेशन इशू नहीं हो रहा था, रिकवरी इशू नहीं हो रही थी, लेकिन साल 2 सालों में हमने काफी रिकवरी देखा है। और मुझे लगता है इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी और रेरा एक्शन पक्का लेगा। और मुझे वेट एंड वॉच करना चाहिए। और यूपी अगर रेरा हो, क्या कोई भी रेरा किसी स्टेट का रेरा हो, इसको सेंट्रल रेरा के अंडर आना चाहिए। मुझे लगा स्टेट वाइज रेरा ना करके सेंट्रल एक्ट लो बना था, तो सेंट्रल रेरा होना चाहिए, जहां इन कानून का खिलाफ जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, हर स्टेट का रेरा अलग है, तो स्टेट बॉडी डिपेंड करती है, स्टेट बॉडी क्या करती है उस पर डिपेंड करता है। हर कानून हर स्टेट का अलग बन जाता है, जबकि सेंट्रल एक्ट है ये। तो सेंट्रल एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को एक सेंट्रल बॉडी बनाना चाहिए। अगर कोई स्टेट के रेरा ने कोई फैसला लिया और उसका पालन नहीं किया गया, तो सेंट्रल पर जाए होम बायर, और जैसे ट्रिब्यूनल ऑलरेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर गैपिंग है, लोगों पर अवेयरनेस भी नहीं है कि अगर रेरा के अगर फैसला आया तो उसके ट्रिब्यूनल भी है, उसके ऊपर हाई कोर्ट भी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन अभी होम बायर पहुंच नहीं पा रहा है। पहला वजह टाइमिंग का, टाइम कंज्यूमिंग है काफी। सेकंड चीज, हायर लीगल फीस, इस वजह से, और कहीं ना कहीं टाइम की वजह से वो बेचारा बायर पहुंच ही नहीं पाता वहां पर। सर, ये राय आपने अच्छी रखी है। मतलब स्टेट रेरा से यहाँ पर सेंट्रल रेरा में इसको हो जाना चाहिए तब्दील। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पहुँचे वहाँ तक और इसमें थोड़ी सी तब्दीली की जाए, कानून में थोड़ी तब्दीली की जाए, थोड़ा और आसानी हो हमारे बायर्स को। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के रियल एस्टेट डेवलपर्स अब घरों की बिक्री बढ़ाने के लिए खरीदारों को आसान पेमेंट विकल्प दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई बिल्डर्स ने हाउसिंग डिमांड को बनाए रखने के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान शुरू किए हैं। इसकी वजह यह है कि घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी ऊंचे हैं, जिससे बायर्स के लिए एक साथ बड़ा पैसा देना मुश्किल हो रहा है। इन नए प्लान्स में बायर्स को सिर्फ कम इनिशियल पेमेंट यहां पर देनी होती है, जैसे बुकिंग के समय 10% या उससे भी कम, और बाकी रकम बाद में इंस्टॉलमेंट्स या पोजीशन के समय दी जा सकती है। कुछ योजनाओं में डिफर्ड पेमेंट्स या आसान EMI ऑप्शंस भी शामिल हैं। बिल्डर्स कीमतें
कम नहीं कर रहे हैं बल्कि पेमेंट स्ट्रक्चर को आसान बना रहे हैं ताकि बिक्री यहाँ पर बनी रहे। ये चीज़ भी इस खबर से यहाँ पर निकल कर आती है। सर, क्या फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान से रियल डिमांड बढ़ रही है या सिर्फ आर्टिफिशियल सेल्स बनकर यहाँ पर रह रही है ये? देखिए, मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट देके इन्वेस्ट करता है। तो रियल डिमांड ही है, ऐसा आर्टिफिशियल डिमांड नहीं क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, आसान किस्तों से ऐसा होता है कि 20% पेमेंट किया, 30% पेमेंट करी और 70% पैसा आपको 3 से 4 साल में देना पड़ रहा है। ये कदम इसलिए उठाया जाता है कई बार मार्केट को देखते हुए कि प्रॉपर्टी प्राइस इतने हायर हो चुकी है कि हर कोई निवेश करना चाहता नहीं आज की डेट में। पहले क्या होता था, अफोर्डेबल प्रॉपर्टी 40 से 50 लाख की प्रॉपर्टी आती थी। अब वही प्रॉपर्टी कीमत है 1.5 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है। तो डेवलपर जो ए लिस्टेड डेवलपर है, वहां इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो वहां पर रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहेगा आपका। लेकिन अगर आप कोई लोकल डेवलपर लेते हो जिसके पास पोर्टफोलियो नहीं है, जिसके पास बैलेंस शीट अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, वहां आप दिक्कत में फंस सकते हो। वो कहीं ना कहीं आपको लुभावना ऑफर दे रहा है कि 30-70 का प्लान, 20-80 का प्लान, कहीं ना कहीं वो बना नहीं पाएगा उस प्रॉपर्टी को। उसका रीजन है, पहला रीजन ये है कि अगर उसका माल बिका तब भी वो 30% में कस्टम का कर पाएगा वो। सेकेंड चीज, क्या उसके पैसों का बैकअप है उसके पास। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर नहीं बिका तो डिफॉल्टर ही महसूस घोषित होगा वो। तो अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हो तो डेवलपर का प्रोफाइल और एक अच्छे कंसल्टेंट का एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने काफी पिछले सालों देखा था गुड़गांव के अंदर, जहां पर जो हमारे ब्रोकर भाई भाई बहने हैं वो इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं वहां पर, ये बोल के 30% पर रीसेल हो जाएगी। मुझे लगता है इन निवेश से बचना चाहिए आपको और अपने पैसे पूरे देखिए। अगर 3 करोड़ की प्रॉपर्टी देख रहे हो आप, 90 लाख देखिए, आपको फायदा ये है कि आपके बैंक की किस्तें बच रही है, प्लस आसानी है और आरओआई, आपको ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलेगा। लेकिन ये सोच के लोगे कि 90 लाख में एग्जिट कर पाऊंगा मैं, तो गलत फहमी में हो आप। ये कभी नहीं करना चाहिए आपको। बिकता तो अलग बात है, लेकिन आपके पास टोटल 3 करोड़ रुपए जो प्रॉपर्टी कीमत थी, उतना ही पैसे लेके बैकअप लेके निवेश कीजिए आप। सर, क्या बिल्डर्स की इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उस पर भी कोई रिस्क बनता हुआ दिख रहा है इन केस, अगर बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें? हालांकि आपने रिस्क जो बता दी है बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो ठीक है। बिल्डर्स जैसे अगर ये स्कीम दे रहा है और जेन्युइन तरीके से अगर दे रहा है, तो उसके लिए क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। अगर उसके पास बैकअप नहीं है, उसके पास वो किस प्राइस पे बेच रहा है और क्या पेमेंट प्लान बेच रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर उसके पास वो चीजें नहीं है तो कहीं ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिक्कत आ सकती है डेवलपर की। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखें। प्लस सर ने जैसे बताया, जो लुभावने ऑफर्स यहाँ पर दिए जाते हैं 30-70, 50-50 या 10-90% जैसे करके, जैसे कि खबर भी ये बोली है कि आपको सिर्फ 10% पेमेंट करना है, उसके बाद जो पेमेंट होगी वो बाद में आप कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा आप अवेयर भी रहें, ऐसे लुभावने ऑफर से थोड़ा दूर रहें। अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें रेकी करें, ग्राउंड स्क्रूटनी करें, उसके बाद ही उसमें निवेश का फैसला आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं मुंबई की ओर। मुंबई में अब ऊंची इमारतें यानी कि हाई राइज बनाना पहले से ज़्यादा आसान हो सकता है। अब तक मुंबई में ऊंची इमारतें सिर्फ उन्हीं सड़कों पर बन सकती थीं जिनकी चौड़ाई कम से कम 9 मीटर हो। अब नए नियम के तहत 9 मीटर या उससे कम चौड़ी सड़कों पर भी ऊंची इमारतों की अनुमति दी जा सकती है। सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बिल्डिंग की ऊंचाई तय होगी, जैसे कि 3.6 मीटर की सड़क पर 10 मंजिल, 4.5 मीटर की सड़क पर 20+ मंजिल और 6 मीटर की सड़क पर 30+ मंजिल तक की इमारत यहां पर बन सकती है। इससे पुराने और जर्जर बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट तेज होगा, ज्यादा हाउसिंग सप्लाई बढ़ेगी, डेवलपर्स को ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी यहां पर मिलते हुए दिख सकते हैं। सर, मुंबई में जो एफएआर में बदलाव किया गया है, किस मकसद से यहां पर किया गया है? सर, पहला रीजन है मुंबई और दिल्ली शहरों में स्कैर्सिटी लैंड की काफी ज्यादा। मुंबई में तो काफी लैंड की स्कैर्सिटी, और सेकंड चीज रीडेवलपमेंट बहुत काफी डिमांड है, क्योंकि मुंबई वॉज सिटी जहां से हाई राइज स्टार्ट हुए थे आज से 1970-1980 के दशक में। तो आज वहां डिमांड काफी ज्यादा हाउसिंग की, और डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर पा रही है। मुंबई की मार्केट अभी भी काफी हाउसिंग डिमांड है, वहां लोग काफी विदाउट एम्यूनिटीज, विदाउट लिफ्ट, विदाउट बहुत चीजें रह पा रही है। और गवर्नमेंट को ये लगा स्टेप कि आज की डेट में, क्योंकि अगर बॉम्बे को एक फाइनेंशियल कैपिटल है और बॉम्बे को शंघाई बनाना है, क्या बाकी शहरों से कंपेयर करना है, तो उनके बिल्डिंग में सुधार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इस सुधार से काफी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड ऑलरेडी है वहां पर। रीडेवलपमेंट में काफी अच्छा फायदा होगा, क्योंकि कई रीडेवलपमेंट इसलिए हो नहीं हो पाती है बिकॉज वहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी निकल नहीं पाता डेवलपर का। लेकिन इस फैसले से, जैसे 3.5 मीटर रोड के ऊपर भी, 5 मीटर रोड पर, 9 मीटर रोड पर भी, अब 3.5 मीटर रोड पर भी 10 फ्लोर की हाइट की परमिशन दे रही है गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से इससे काफी ज्यादा फायदा होगा।
सर वैसे देखा जाता है कि मुंबई में जो रेंट की समस्या होती है वो भी बहुत बड़ी होती है और बहुत महंगे महंगे रेंट्स वहाँ पर मिलते हैं। क्या लग रहा है सर इस पहल के बाद जब हाई राइज अपार्टमेंट्स और बनना शुरू होंगे तो इसमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है आगे चल के? सर कभी भी अपग्रेडेशन होती है शहर का ना, तो रेंट कभी कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता ही है। तो शहर का अपग्रेडेशन मानो कि रेंट बढ़ेगा ही आपका। मैं आपको फालतू का वो नहीं बोलता कि आपको रेंट कम होगा फलाना होगा। इसका रीजन है सर। जी। पहली बात, आप फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में हो, ऑलरेडी वहां पर काफी लोग, हर साल करीबन 50 लोग ऐड होते हैं, वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। वहां डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो इससे अपग्रेडेशन होगा, जो लोग रह रहे हैं उसका अपग्रेडेशन होगा, एमिनिटीज का अपग्रेडेशन होगा, तो रेंट का भी अपग्रेडेशन होगा। तो रेंट भी यहाँ पर बढ़ते हुए देख सकते हैं। और ये ज़रूर है कि वहाँ पर आपके जो FAR यहाँ पर लॉन्च किया गया है तो उसके पीछे जो बिल्डिंग्स यहाँ पर बनेंगी वो और ज़्यादा बनेंगी और ज़्यादा वहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी और अल्टीमेटली डिमांड तो वैसे बढ़ ही रही है क्योंकि मुंबई ऐसे कैपिटल रीजन अगर बोले वहाँ पर तो बहुत ही स्कैरसिटी है। धीमे धीमे चल के आगे चल के उसमें भी और ज़्यादा इजाफा होता हुआ दिख सकता है प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो। चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। भारत में बड़े शहरों में सस्ते घरों यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री में तेज गिरावट आई है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख से कम कीमत वाले घरों की बिक्री में लगभग 23% की सालाना गिरावट दर्ज की गई है। कुल मिलाकर बिक्री घटकर करीब 16,273 यूनिट्स रह गई है। इस गिरावट की मुख्य वजह यह है कि इस सेगमेंट में नए प्रोजेक्ट्स की सप्लाई कम हो गई है। बिल्डर्स अब बढ़ती कीमतों और निर्माण खर्च की वजह से सस्ते घर कम बना रहे हैं। इसके साथ ही कोविड के बाद से लोगों की पसंद भी बदल रही है और अब खरीदार मिड और प्रीमियम सेगमेंट की तरफ ज्यादा यहां पर जा रहे हैं। सर इस खबर पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? सर मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि आज के डेट में एफोर्डेबल सेगमेंट कभी खत्म हो नहीं सकती। एफोर्डेबल की डिमांड हमेशा रहेगी, सेगमेंट हमेशा रहेगा, लेकिन हाँ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं क्योंकि लैंड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो डेवलपर छोटे प्रॉपर्टी लॉन्च करने में उनकी फिजिबिलिटी निकलती नहीं है। इस रीजन है कि 3-4 BHK अपार्टमेंट आपको हर शहरों में, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे मुंबई हो, हैदराबाद हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, इन शहरों में कोविड के बाद काफी डिमांड बढ़ी है लग्जरी सेगमेंट की। लेकिन मुझे लगता है ये सेगमेंट स्ट्रक्चरल और कुछ टाइम की बात है। आफ्टर सम इयर्स डाउन द लाइन ये सेगमेंट वापस से एक्टिव रहेगा, लेकिन क्योंकि सप्लाई ही नहीं है इसलिए गिरावट हुई है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। सर आपको बता दूं, मैं खुद रियल एस्टेट में काफी 18 साल में हूं। जी। जितनी डिमांड पिछले 1 साल में एफोर्डेबल की आई उतनी डिमांड कभी कहीं भी नहीं आई है, क्योंकि आज भी सर बायर्स है मार्केट में लेकिन सप्लाई नहीं है। अब मुझे लगता है सेगमेंट अब आउटस्कर्ट्स पे लॉन्च होगी। जैसे एग्जांपल जो गवर्नमेंट कनेक्टिविटी वाइज अब देखोगे, जैसे अभी देहरादून एक्सप्रेस से बना, फिर मेरठ अभी गंगा एक्सप्रेस से बना है, या आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, या आपका यमुना एक्सप्रेस वे है, या आपका द्वारका एक्सप्रेस वे है। तो मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी के बाद इनफैक्ट न्यू आउटस्कर्ट ऑफ आगरा भी दिल्ली यहाँ पर जो बनने है, की बात बताई जा रही है कि न्यू आगरा भी बनेगा, राइट, टाउनशिप तो वहां बनेगा पर यहाँ पर। एफोर्डेबल लॉन्चेस जी। आपको मिलेंगे, आपको एफोर्डेबल सेगमेंट मिलेंगे, क्योंकि आज के वक्त वो सप्लाई नहीं है, वो लैंड नहीं है, डेवलपर की फिजिबिलिटी नहीं है। इस वजह से वो सेगमेंट अभी कहीं ना कहीं वो अनटच्ड है अभी। चलिए ठीक है, ये राह निकल कर आती है इस खबर पे। मोहित सर थैंक यू सो मच, और तमाम खबरों पे आज आपने विश्लेषण किया, समय दिया हमारे शो के लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी मिलेंगे आपसे प्रॉपर्टी जंक्शन के एक और नए एपिसोड में। थैंक यू सर। धन्यवाद अभिषेक जी। तो ये था आज का प्रॉपर्टी जंक्शन। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात, नई खबरों के साथ आएंगे, नए एक्सपर्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।